फंडामेंटल राइट्स उसके बारे में देखते हैं। क्या होता फंडामेंटल राइट, एक आदमी का जो मूल अधिकार है वो क्या है। वही कह रहा है कि ये जो मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान के नागरिकों को अधिकार देने के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। ये देखते हैं इसमें कौन से अनुच्छेद में क्या दिया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में है और अन्य इसके नाम हैं लोकतंत्र का आधार स्तंभ, भारत का मैग्ना कार्टा और अधिकार पत्र। 3 नामों से जाना जाता है, 3-4 नामों से जाना जाता है। संरक्षण, मौलिक अधिकारों का संरक्षण भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये जो संरक्षण किया जाता है, मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण किया जाता है अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपकी मौलिक अधिकार का किसी प्रकार का उल्लंघन हुआ है तो। ठीक है। संख्या इसमें पहले इनकी संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन अधिकारों के श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300 को में स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, ये कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, न कि मौलिक अधिकार है। पहले था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के बीच में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 के बीच में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच में, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 के बीच में, और संवैधानिक विचारों का अधिकार जो है 32 में दिया है। ठीक है। स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के बीच में क्या है, इसको हम समझते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है। विधि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे। कानून सभी नागरिकों के लिए समान संरक्षण प्रदान करेगी। अगर कोई भी आदमी गलती करता है तो चाहे वो ST SC का हो, चाहे OBC का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे किसी भी अमीर हो गरीब हो, सबके लिए कानून समान होगा। ठीक है, समान रूप से लागू होगा, जबकि पहले नहीं होता था। मुगल काल वगैरह में, दिल्ली सल्तनत काल वगैरह में, पूर्व में नहीं होता था। ठीक है। ये आपके अनुच्छेद 15 क्या कहता है? इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक से जात, लिंग, धर्म, वंश, स्थान या किसी भी अन्य प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश के सभी नागरिक समान हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि आप जैसे कि स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जाता है वो नहीं होगा। जातियों में, दलित में, सवर्ण में भेदभाव होता था वो नहीं होता था। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, हिंदू है, मुसलमान है, इसके आधार पर नहीं होगा। वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े और सुप्रीम कोर्ट ST SC के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए ST SC के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 16 कहता है कि इस अनुच्छेद का किसी भी पद के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे, किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी नागरिक उस पद के लिए समान रूप से पात्र होंगे। अगर IAS का एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए सारे लोग पात्र होंगे। कोई भी चीज़ होती है देश के अंदर, उसमें सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग उसमें समान रूप से पात्र होंगे। ठीक। अनुच्छेद 16 के अनुसार
किसी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास संबंधी शर्त लगाई जा सकती है। 16(3) कहता है कि अनुसार किसी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास संबंधित शर्त लगाई जा सकती है। ठीक। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार देश के पिछड़े नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, और आरक्षण की व्यवस्था किया भी गया है। जो एससी के लोग हैं उनके लिए 15% है, जो एसटी के लोग हैं उनको है 7.5%, जो ओबीसी के लोग हैं उनके लिए 27%, और जो ईडब्ल्यूएस के जो अभी हाल ही में 10% आरक्षण, उनके 10%। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमी वीकर सेक्शन जो होता है उसको दिया जाता है, जो जनरल वाले लोग हैं उनको दिया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार है, आपको किसी भी प्रकार से छुआछूत वगैरह ये सब सारी चीज़ें नहीं होगी, पूरी तरीके से उसका समाप्त कर दिया गया है। अगर कोई करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत। उपाधियों को केवल शिक्षा और सेना के क्षेत्र में मान्य होगी, अन्य किसी क्षेत्र में मान्य नहीं होगी। जैसे कि क्या होता है कि उपाधियाँ वगैरह जो होता है वो किसी को पहले उपाधि दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, चाहे अन्य किसी के द्वारा, वो सब नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। केवल सेना के क्षेत्र में भारत सरकार देगी उपाधियाँ, और शिक्षा के क्षेत्र में। अब देखिए अनुच्छेद 18(2) के अनुसार भारत में कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। कोई अगर विदेशी अगर कोई अवार्ड देता है, जैसे माना रवीश कुमार को मिला मैग्सेसे अवार्ड, तो वो राष्ट्रपति के बिना अनुमति के वो नहीं ले सकते हैं। चाहे कोई भी राष्ट्रपति विदेशी अगर पुरस्कार लेना चाहता है तो राष्ट्रपति से वो अनुमति लेना पड़ेगा, तब जाकर वो। अभी देखिए नोट में क्या कह रहा है कि नोट 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 18 का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने इस भारत रत्न को पुनः शुरू कर दिया था। इन्होंने कारण बता के उसको खत्म किया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने फिर से ही उसको कर दिया, लागू कर दिया। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के बीच में है। भारतीय नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रताएं जो हैं वो 7 प्रकार की स्वतंत्रता भी लेनी, वर्तमान में 6 है। ठीक है, पहले 7 था अब 6 हो गया है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसके तहत देश के नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। सरकार राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक कानून व्यवस्था और सदाचार, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों से संबंध तथा अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के अपराध पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिबंध लगा सकती है। ये सारे जो है प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह सारी चीज़ें हैं। लोगों की क्या अधिकार है, इसको झंडा फहराने की, संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। ठीक। सरकार राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक कानून व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्य से संबंध, इन सारी चीज़ों पे व्यक्ति को जो आपकी स्वतंत्रता है उसको सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 19(2) कहता है इसके तहत शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के नागरिकों को सम्मेलन करने, जुलूस निकालने का अधिकार होगा। राज्यों को सार्वजनिक सुरक्षा और शांति की व्यवस्था को हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीका से बिना हथियार के आप सम्मेलन, जुलूस वगैरह निकाल सकते हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनके स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा। अनुच्छेद 19(3) के भारतीय नागरिकों को संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन सैनिकों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। जैसे कि आम जो नागरिक है वो संगठन बना सकता है, संघ बना सकता है, लेकिन जो सैनिक लोग हैं उनको ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो जाकर अपना बनाए।
अनुच्छेद 19(4) के देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक भ्रमण कर सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक है, अगर वो चाहता है कि वो गुजरात चला जाए, तमिलनाडु चला जाए, नागालैंड चला जाए, मिजोरम चला जाए, मेघालय चला जाए, तो वो जा सकता है, उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। वहाँ जाके कारोबार भी कर सकता है। 19(5) के देश के किसी क्षेत्र में अस्थायी निवास की स्वतंत्रता है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। पहले था दिन जो आर्टिकल 370 लागू था, और आर्टिकल 35(a), उस समय ये प्रावधान था कि आप नहीं जा सकते हैं। अब आज भी इस समय 370 हटने के बाद आप जा सकते हैं, और देश के किसी भी क्षेत्र में जाके आप निवास कर सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, और रह सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक। अनुच्छेद 19(6) कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यापार करिए, कारोबार करने की स्वतंत्रता दिया गया है इसमें। ठीक। अनुच्छेद 19 आपातकाल के समय समाप्त हो जाता है। ये जो अनुच्छेद जो 19 है, ये ख़त्म हो जाता है जब आपातकाल लगता है। ठीक है।